तो जैसा कि आज हमने देखा कि बिहार में औपचारिक रूप से आरिफ मोहम्मद खान ने नए राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। इससे पहले दिसंबर 2024 में 24 दिसंबर 2024 को कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे, जिनमें से एक आरिफ मोहम्मद खान भी थे और आज वो औपचारिक रूप से बिहार के नए राज्यपाल बन गए हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए, लेकिन एक आरिफ मोहम्मद खान के बारे में ही क्यों इतनी बात हो रही है और आरिफ मोहम्मद खान अपने आप में इतना बड़ा नाम क्यों है कि उनको इतना कवरेज मिल रही है, इतना फुटेज मिल रही है कि किस तरीके से वो आगे की रणनीति क्या होगी, आगे का क्या मामला होगा। तो हम कुछ सवालों के ज़रिए इनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं द हिंदी टॉप के को-फाउंडर तारिक अहमद। तो उन्हीं से हम कुछ सवालों के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि आरिफ मोहम्मद खान के बिहार के राज्यपाल बनने के आखिर क्या मायने हो सकते हैं और किस तरीके से क्या बिहार की राजनीति में कुछ नई बदलाव हो सकते हैं। क्या भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी, इसके ज़रिए कुछ नई रणनीति लेकर आई है और या अपने आप में जो आरिफ मोहम्मद खान हैं उनकी क्या रणनीति हो सकती है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमने अभी कहा कि 5 राज्यों के राज्यपाल बदले गए, लेकिन इसमें अपने आप में आरिफ मोहम्मद खान सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, तो इसकी क्या वजह है? आतिफा, बड़ी बात यही है, जो सवाल आपका है उसी में जवाब है। जवाब ये है कि आरिफ मोहम्मद खान का ही नाम सबसे ज़्यादा मीडिया में क्यों चल रहा है। 5 राज्यों के राज्यपाल बदले गए, बिहार वाले केरल गए, केरल वाले बिहार आए। वीके सिंह अभी पूर्व में मंत्री थे, इस सरकार में मंत्री नहीं बने थे चूँकि वो इलेक्शन नहीं लड़े थे। एक वादा था पीछे से मोदी जी का कि हम आपको कुछ और बनाएंगे, बनाया उन्होंने। सब कुछ के बावजूद किसी और का नाम चर्चा में नहीं है। यही चीज़ भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि जिसने बिहार साधा या यूपी साधा, उसने समझिए केंद्र साधा। ठीक है, तो यूपी तो उनके पास है, बिहार एक सपना है और सपने को पूरा करना एक मकसद है। बिहार में पिछले कई दिनों से आप देखेंगे, कई महीनों से, कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के कई बार बातें हो रही होती हैं। तो कंट्रोल करना एक मकसद है बिहार राजनीति को, बिहार को कंट्रोल करना एक मकसद है। ठीक है, और यही रणनीति है। और इसी वजह से एक आरिफ मोहम्मद खान के नाम को मीडिया में जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या होगा बिहार का, बिहार कौन चलाएगा, ये एक विषय बना हुआ है। इस वजह से आरिफ मोहम्मद खान एक विषय बनकर के उभरे हैं। केरल में भी थे, ठीक ठाक था, पढ़े लिखे आदमी हैं, बात करने का तरीका सलीका, मैं और किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका थोड़ा अलग अंदाज रहा है। ठीक है, मिलने जुलने का एक अंदाज उनका अपना है, जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये एक वजह तो है। लेकिन चूंकि बिहार गए हैं और बिहार है और वहाँ नीतीश कुमार हैं, ठीक है, इस वजह से आरिफ मोहम्मद खान का चर्चा ज़्यादा बड़े लेवल पे किया जा रहा है। हमने जैसे देखा कि वो जब केरल के राज्यपाल थे तो वहाँ भी सुपर एक्टिव रहे और वो अपनी उनकी अलग एक्टिविटीज़ इस तरह की रहती हैं कि वो उससे अपनी उपस्थिति अलग दर्ज करा। आरिफ मोहम्मद खान सुपर एक्टिव, इसके ऊपर भी अगर कोई वर्ड होता तो शायद बोला जाता, ओवर एक्टिव, सुपर एक्टिव और कुछ भी वर्ड्स होते तो बोला जाता। वो हैं, वो आज से नहीं है। वो अपनी जो स्टूडेंट लाइफ था उनका, जिस ज़माने में वो अलीगढ़ में पढ़ा करते थे या कानपुर में पढ़ा करते थे, उनके जो कुछ दोस्त जानने वाले लोग जो मिलते हैं, बातचीत होती है, तो उनके बारे में बताया करते हैं। कई बार कई किस्से कहानी तो उन्होंने खुद बताई है, जो हमने सुनी है, बैठ कर के देखी है। चूँकि मैं जानता हूँ आरिफ साहब को, मैं जानता हूँ, बिहार के महामहिम बने हैं। मैं पिछले काफ़ी दिनों से, कई साल, मतलब कई साल का मतलब है दशकों से ऊपर, मैं जानता हूँ उनको। ठीक है, पर्सनली बहुत बार बैठने का मौका मिला है, बहुत बार हमने साथ में खाना खाया है, उनकी दावत में खाना खाया है। तो इस वजह से हम जान रहे हैं उनको, इस वजह से मैं बता पाऊँगा। बहुत एक्टिव आदमी है, बहुत पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेकर के, बहुत प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ कहा जा सकता है, सोच रखने वाले आदमी हैं। लेकिन कई बार ऐसा प्रोग्रेसिव होना नुकसानदेह भी हो जाता है। मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल क्या होगा, उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। अब आप देखिए कि वो राज्यपाल की शपथ लेने से पहले
उन्होंने खुद को चर्चा का विषय बना दिया। जी बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी वो कि जिस तरीके से बिहार में शपथ लेने के 2 दिन पहले पहुंच गए, और कभी वो वो लालू जी मुख- के घर चले जाते हैं, लालू कभी जी के नीतीश घर जी की पे माँ आपको बता दें कि लालू जी के घर जी। पे बिना मतलब वो जो प्रोटोकॉल होता है ना, फिर बाद में तेजस्वी यादव को आना पड़ा पहले उनसे मिलने, वो अक्सर प्रोटोकॉल को ही और फॉलो नहीं और करते। उसके बाद फिर गए वो, जी। वरना वो पहले ही पहुंच रहे थे। जी नीतीश कुमार के घर चले गए, उनके माताजी की पुण्यतिथि थी, उस पर नीतीश कुमार अपने गांव में थे, जी बहुत पारिवारिक उनका प्रोग्राम था, उसमें वो पहुंच गए। ठीक है, तो ऐसी कई सरगर्मियां उन्होंने मतलब तेज की, बढ़ाई वहां पे, कि राजनीतिक तापमान जो है ना वो बढ़ा है। बिल्कुल, वो अपनी उपस्थिति को वहां दर्ज कराते हैं, उसके दर्ज एक मायने करा अलग- दिया उन्होंने। जी, उन्होंने बिल्कुल। बिहार को बता दिया कि मैं आरिफ मोहम्मद खान, वो जो शपथ ली है ना उन्होंने कि मैं आरिफ मोहम्मद खान ईश्वर की शपथ लेता हूं, उससे पहले उन्होंने बताया कि मैं आरिफ मोहम्मद खान बिहार की धरती पे राज्यपाल के रूप में आ चुका हूं और मुझे आप जान जी लो। वही। ठीक है, जी ये है वही- आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, वहाँ विपक्ष ही नहीं, जो पक्ष में लोग बैठे हैं ना, खास तौर से पक्ष में बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता दल यूनाइटेड से रिलेटेड जो विधायकगण हैं या जो मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हुए हैं, परेशानी वहाँ होने वाली है। ये वक्त बताएगा, ये मैं अभी ऐसे नहीं बता रहा हूँ आपको, यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ आरिफ साहब को कि आरिफ खान साहब किस तरह के आदमी हैं और वो किस तरीके के डिसीजंस लेंगे। वो सरकार के कामों की समीक्षा कर जाएंगे। वो अभी वक्त आने दीजिए। अब तो आज उन्होंने शपथ लिया है और किस तरीके से राजनीतिक तौर पे वो अपने आप को, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपनी रणनीति को एक तरह से अपनी एक्टिविटीज से जाहिर कर दिया रणनीति है, और वो देखिए, करते आए रणनीति हैं। उनकी क्या हो सकती है, जी। क्योंकि राज्यपाल जब कहीं के मनोनीत होते हैं या नियुक्त होते हैं तो वो तो केंद्र का एक मामला होता है, कि वो कभी ऐसा नहीं होता है ना कि सरकार किसी और की है और राज्यपाल कोई और तय कर रहा जी, होता है। बिल्कुल, वो नहीं, ये एक तरीका होता है कि राष्ट्रपति बिल्कुल, द्वारा बिल्कुल। मनोनीत होते हैं, लेकिन सरकार की इच्छा तो शामिल होती है ना कि वो जी, किसे बिल्कुल, राज्यपाल बिल्कुल। वहाँ बनाएगी। जी। तो वो पीछे से जो लोग बैठे हैं, ये बहुत बड़ी रणनीति के तहत आरिफ मोहम्मद खान को वहाँ शिफ्ट किया गया है जी। और उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। एक इंतज़ार के बाद उनको बिहार भेजना, उसके पीछे सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ भेजा गया है कि कैसे कंट्रोल किया जाए। सर, हमारा सवाल ये है कि अभी इस साल चुनाव होने वाला विधानसभा का बिहार में, सभी पार्टियां चाह रही है वोटर्स को लुभाने के, अलग तुष्टीकरण की अलग राजनीति बिहार में देखी जाती है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब आए हैं तो क्या मुस्लिम को साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, या नीतीश कुमार के पाले से छिटकाना चाहती है, आरजेडी के पाले से मुस्लिम के वोट को बांटकर? नहीं, देखिए, इसमें मैं बहुत सहमत नहीं हूँ आपकी इस सवाल से राहुल। वजह यह है कि मुसलमान को पता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। ठीक है, मुसलमान थोड़ी देर को अगर जो एक है, जो देखने को मिलता है कि भाजपा के कुछ लोग जिस तरह की बयानबाजी दे जाते हैं, जबकि देश में कई बार प्रधानमंत्री ने यानी मोदी जी जो भाजपा से चुन करके आते हैं और यहाँ हैं, कई बार उन्होंने सबका साथ सबका विश्वास, ठीक है, इस तरह की चीज़ों का नारा दिया गया। ज़मीनी हकीकत थोड़ी सी अलग रही है। ठीक है, कई लोग बहुत ज़्यादा आलोचना बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, मैं अभी उसमें नहीं आना चाहता हूँ। मैं बताऊँगा आपको, वो भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो बताएंगे, क्योंकि देश की जब आप ऐसे पद पे बैठते हैं ना, तो वहाँ आप सबके होते हैं, किसी एक के नहीं होते हैं, ना जात ना धर्म, सबसे ऊपर उठ करके आप एक पद पे जब बैठ जाते हैं तो आपके लिए पूरा भारत एक समान होता है, एक नज़र से आपको देखना होता है। कई बार ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि शायद, ठीक है, वो एक जैसी नज़र नहीं नज़र आई है। ठीक है, तो अब रही बात जो आपका सवाल था, उस सवाल पे आते हैं। उस सवाल में बड़ी बात यह है कि आरिफ मोहम्मद खान एक प्रोग्रेसिव मुसलमान के तौर पे कुछ लोग मानते हैं उनको। ठीक है, प्रोग्रेसिव होना बहुत सही बात है, लेकिन मुसलमान अपने धर्म के ऊपर प्रोग्रेसिव उनको नहीं मानता है। अच्छा। वजह यह है कि कई बार जो उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई, कई मंदिरों में पूजा करते हुए कई बयान ऐसे आए जिसको मुसलमान खुश नहीं है उससे, उनकी उन बातों से खुश नहीं। ये सच्चाई है। संबंध होना, चीज़ों को होना, बयान करना एक अलग सी चीज़ होती है, लेकिन ये सच है। क्योंकि मुसलमान
सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन धर्म में बराबरी किसी से नहीं करना चाहता। उसको ये पसंद नहीं है कि मुसलमान जो है कहीं जाके पूजा कर ले। आप तारीफ़ करना है, आप इज़्ज़त कीजिए, सब कुछ कर कीजिए आप, उसमें कोई वो नहीं है। आप किसी के धर्म को बुरा मत कहिए, बहुत बेसिक चीज़ है मुसलमानों के यहाँ कि आप इज़्ज़त खूब कीजिए, क्योंकि आप अगर इज़्ज़त नहीं करेंगे दूसरे धर्मों की तो वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो वो बनता है, इज़्ज़त करना बनता और बाज़ाब्ता है, धर्म का भी मामला है। लेकिन अगर कोई मुसलमान जा कर के पूजा पाठ करना शुरू कर दे, और ये मुसलमान की बात नहीं है, आप देखिए आज की डेट में तो कई चीज़ें देखने को मिलती है कि एक छोटी सी बात, आप कोई नमाज पढ़ता हुआ हिंदू दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि एक कोई यूट्यूबर हैं असम में जी। उनके लाखों लाख फॉलोअर्स हैं और वो खुद अपने आप को असम के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा फॉलोअर बताता है, वो यूट्यूबर जो हैं, ठीक है। और उन्होंने हाँ, जिन्होंने 25 दिसंबर को चर्च में जा करके तो क्या हुआ उनके साथ, आप क्या हुआ उनके साथ, ये पूरी दुनिया ने देखा है जी, बिल्कुल। तो ये किसी एक धर्म की बात नहीं है कि चूंकि मैं आपको एक धर्म विशेष की बात हो रही थी, मुसलमान आरिफ मोहम्मद खान और मुसलमान को साधने की बात आपने बात कही। अब आप देखिए कि ये तो हिंदू धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ बहुत सारे भगवानों की पूजा अर्चना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ भी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा कोई कमाल कर पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा मकसद मुसलमानों वाला नहीं है। बट ये है कि ये मैसेज होगा कि कहीं ना कहीं अगर मुसलमान गवर्नर आए हैं, हमने तो इस राज्य को एक ज़माने के बाद 26 साल, हाँ, इस ज़माने के बाद, जबकि 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उसने कोई मुसलमान गवर्नर नहीं दिया था, हमने गवर्नर दिया। जैसे होता है ना कि वाजपेयी जी जब आए थे तो डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया था, ठीक है, कहीं ना कहीं तो राजनीति, हाँ वो होता है, तो वो तो हर पार्टी करती है, उसका हक बनता है, चूंकि राजनीति करना मकसद है, वोट साधना मकसद है, एक कम्युनिटी धर्म जात ये है ना हिंदुस्तान का हिस्सा है। बड़े लेवल पे धर्म की बात होती है, छोटे लेवल पे जात पात की बात होती है, तो वो है। उस हिस्से उठा करके देखें तो ये बात हो सकता है कि जब नीतीश कुमार, जबकि ये लोग पुराने साथी रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान, ये लोग जो हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव, कहीं ना कहीं अलग अलग राज्य से रहे हैं, लेकिन जब स्टूडेंट यूनियन का जो बहुत बड़ा आंदोलन जिसको जेपी के नेतृत्व में लड़ा गया था, पहले तो ये छात्र आंदोलन था, बाद में जेपी का समर्थन मिला और जेपी उसके बड़े नेता बन के निकले, सरकार पलटी, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है, इमरजेंसी देखा दुनिया ने देखा और भारत ने उसको झेला, जो भी कहा जाए उसको, ठीक है। आप उसको उठा करके अगर आप देखेंगे पूरी बात को, तो ये लोग पुराने साथी हैं, लेकिन साथियों में तो लालू यादव और नीतीश कुमार से बढ़ के दोस्ती तो आरिफ मोहम्मद खान और नीतीश कुमार की नहीं है। वहाँ तो बात बात पे नीतीश कुमार ये कोट करते हैं कि मेरे भाई जैसे दोस्त का बेटा मुझे ऐसा बोलता है, इस तरह वो दोस्ती, हाँ दोस्ती है, अच्छे रिश्ते रहे हैं, राजनीतिक तौर पे भी, पर्सनल भी रहे, बट यहाँ पर एक बड़ी बात आती है कि जब ऐसी बात होगी और नीतीश कुमार अगर उनसे कहीं सामना सामनी होगा, कुछ फैसले जिसका मुझे अंदेशा है वो आने वाले वक्त में लोग देखेंगे, जिसका अंदेशा है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि देखिए हमने मुसलमान राज्यपाल आपको दिया, तो नीतीश कुमार मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बट शायद चूँकि अगर वो छवि आरिफ मोहम्मद ख़ान की उस तरीक़े की अगर होती, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर मतलब लिबरल मुसलमान कहा जाता तो एक लेवल पे चल जाता, लेकिन कट्टर मुसलमान वाली छवि होती और फिर बीजेपी की तरफ से उनको ये बनाया गया होता या सरकार ने चुन के भेजा होता, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते, तो लगता है कि नहीं इस टाइप की छवि थे, इन्होंने तंग किया। लेकिन उन्होंने पहले ही कई बार मुसलमानों को नाराज़ किया है अपने बयानों से या अपने पूजा अर्चना से, एक्शन से, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन शायद हो सकता हो। सर एक आखिरी सवाल और, जैसा कि आपने कहा कि जिसने बिहार और उत्तर प्रदेश साधा उसने केंद्र साधा, तो अब जैसे कि उत्तर प्रदेश तो उनके पास है ही, भाजपा के पास है ही, तो अब जब बिहार में आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाया गया है, और जैसे कि हमने वहाँ पे देखा कि बीजेपी कभी लालू यादव को कंट्रोल नहीं कर पाई और हमेशा अगर थोड़ा सा करने की कोशिश की नीतीश कुमार के ज़रिए, अब जब नीतीश कुमार पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उम्र का तकाजा सा दिख रहा है, तो क्या ये अमित शाह की राजभवन से बिहार को कंट्रोल बिल्कुल आप सही बिल्कुल आप सही अंदाज़ा लगा रही हैं। ये अंदाज़ा एक हम ही यहाँ पे बैठे इस स्टूडियो में नहीं लगा रहे हैं,
दिल्ली से लेकर के बिहार के जितने भी पत्रकार हैं या जो राजनीतिक पंडित हैं, ये बार बार ये बात, आप कई बयान कल से लेके आज तक में आपको देखने को मिले होंगे। ये यही असल राजनीति जो है इसके पीछे, कि अमित शाह ने क्यों ये किया और किस तरीके से ये पूरी रणनीति तय हुई है, इसके पीछे वजह यही मानी जा रही है कि क्या राजभवन के थ्रू सत्ता पे पकड़ और सत्ता चलाने की बात तो नहीं हो रही है, क्योंकि पीछे हालिया दिनों से जो देखा जा रहा है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं, एक उम्र का तकाजा होता है कई बार बोलने में या उनकी जो एक्टिविटी है उसको देखते हुए जो लगता है बार बार कि कोई है जो पीछे से कंट्रोल कर रहा है या करना चाहता है, तो इनडायरेक्ट वे में और या डायरेक्ट वे में, जी सामने से या पीछे से, ये एक चीज़ तय कर दी गई कि शायद अब राष्ट्रपति भवन तो लगाने की कोई वजह तो बनती नहीं है, ठीक है, और लग भी नहीं सकता, अभी सत्ता चल रही है, उसमें भाजपा शामिल है वहाँ पे, तो कुछ तो ऐसा करो कि कंट्रोल में लो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मतलब इसमें कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है, जो मैं जानता हूँ मैं बयान कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री आवास 24 घंटे नहीं खुला रहता और खुलता भी नहीं है कहीं भी, लेकिन एक होता है ना कि आप 10 घंटे 8 घंटे खुलता है, लोग बेधड़क जा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन राजभवन आरिफ मोहम्मद खान 24 घंटे खोल सकते हैं और लोगों से मिल सकते हैं। अगर आपको किसी जनता के बीच एकाएक उठ करके किसी प्रोग्राम में पहुंच गए, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो अपनी हॉस्पिटलिटी यानी खान पान के लिए, दोस्तों के लिए जाने जाते हैं और बहुत एक्स्ट्रा कॉन्शियस आदमी हैं, वो चीज़ों को भांपने में, समझने में, और ओवर एक्टिव, सुपर एक्टिव, ठीक है, उस टाइप के आदमी हैं वो। तो वो अपनी मौजूदगी जिस तरीके से उन्होंने दर्ज कराने की कोशिश की है, दर्ज कराई है, आज जिस तरीके की भीड़ भाड़, जिस तरीके का माहौल बनाया उन्होंने, उससे साफ जाहिर होता है कि चीज़ें कंट्रोल में लेने की पूरी कोशिश हो रही है। सत्ता के शायद, बिहार की सत्ता के शायद या एडमिनिस्ट्रेशन के शायद 2 केंद्र होंगे आज के बाद से, ऐसा महसूस किया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है, कि एक शायद मुख्यमंत्री आवास होगा, दूसरा राजभवन होगा। सर इसमें एक छोटा सा सवाल है मेरा सर, जी, कि जैसे केरल में थे तो वहाँ पे 2 पावर सेंटर बन गए थे, गवर्नर का, एक सीएम का, आपने जिक्र किया कि बिहार में भी हो सकता है, तो क्या इसका असर केंद्र सरकार पर पड़ेगा? क्योंकि अल्पमत की सरकार है, गठबंधन की सरकार चल रही है, तो क्या पड़ सकता है? क्या कुछ देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार जाए? बड़ी बात नहीं कह रहे हैं आप, ठीक है। ये जो पिछले दिनों से, ऐसा नहीं है कि ये जो गवर्नर एकदम से राताराती चेंज हो गए और कुछ रातों रात सारी चीज़ें हो गई हैं। जब जैसे आप पत्रकारों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है, इनपुट्स आ जाते हैं, आपका असाइनमेंट काम कर रहा होता है, तो क्या नीतीश कुमार 40-45 साल की राजनीतिक करियर जिस आदमी का हो, उसको ये अंदाज़ा नहीं हुआ होगा कि क्या चल रहा है केंद्र में, किसे चेंज किया जा रहा है, किसे लाया जा रहा है। तो ये जो आप 2-3 दिनों से लगातार मारेंगे चल चाचा पलटी, ठीक है, चाचा भाग गए, विधायक इधर गए, दिल्ली छोड़ के भागे, ये बहुत तरह तरह का ये आप हेडलाइंस टीवी पे और अलग अलग पोर्टल्स पे और यूट्यूबर्स के थ्रू आपको देखने को मिल रहा है। ये इसी वजह से देखने को मिल रहा था कि नीतीश कुमार जिन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, कि प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, इसी साल ये चुनावी साल है बिहार के लिए, इसी साल में आपके सितंबर अक्टूबर में चुनाव होंगे, नवंबर में 15-10 वर्ष के आसपास नई सरकार का गठन होगा। एक बड़ा सवाल अमित शाह ने छोड़ दिया था कि ये हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। उसके बाद विजय सिन्हा का एक बयान आ गया था, 25 दिसंबर को लोगों को एड्रेस कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे। तो ये नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे थे और इसी बीच में वो दिल्ली आए मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने के लिए, और पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी अभी कुछ दिनों पहले डेथ हुई थी, निधन हुआ था, और इसी बीच में उनको प्रधानमंत्री से भी मिलना था, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलना था, और भी कई कार्यक्रम थे। कहा यह भी जा रहा है कि उनकी पार्टी के कुछ बड़े लोग जो उनसे इस 2 दिन के बीच में नहीं मिल सके, ठीक है। तो खेल बहुत सारा चल रहा है, जदयू के अंदर भी और जदयू के बाहर भी, बिहार के अंदर भी और बिहार के बाहर भी। असर बहुत सारा होगा, डिपेंड करता है कि टूट होगी तो क्या सिर्फ सरकार टूटेगी या टूट पार्टी में भी होगी, और टूट कहाँ तक जाएगी, तो एक बड़े सवाल, कहाँ तक इसका असर जाएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। तो जैसा कि अभी हमने जो सवाल सर से पूछे, उनके सर ने जो जवाब दिए, उससे हमें भी समझने की समझ मिली है और उम्मीद है कि आपको भी ये समझने में आसानी रही होगी कि क्या इस पूरे जो भी ये आरिफ मोहम्मद ख़ान जो बिहार के राज्यपाल बने हैं नए, उसमें भाजपा की क्या रणनीति हो सकती है आगे चलकर। और जैसा कि कहा सर ने कि जिसने बिहार और यूपी साधा उसने केंद्र साधा, और नीतीश कुमार को जैसे उम्र का तकाजा हम बात कर रहे थे, तो क्या आरिफ मोहम्मद ख़ान के ज़रिए जो है बिहार को साधने की कोशिश हो रही है, बिहार की पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने में मिली हैं यहाँ पर। इसके अलावा अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अभी जो रणनीति तय की गई है पर्दे के पीछे, तो इसका क्या असर होगा और क्या बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है, तो ये अब आगे वक्त तय करेगा। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें सोशल मीडिया हैंडल्स एक्स यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।